हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बजटेड एक्सपेंडिचर्स। जैसा कि हम पार्ट 2 में ऑलरेडी बजटेड रिसिप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही के साथ बचा हुआ टॉपिक गवर्नमेंट डेफिसिट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करी है। उसके बाद आप अपनी बुक से अच्छे से रीड करिए। आई होप आपको इन वीडियो की मदद से जरूर हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर्स। तो डियर, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बजटेड रिसिप्ट बताया था, तब हमने आपको एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी बताया था, बट स्टिल हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर होते हैं, रिपीटिंग नेचर के हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के वो खर्चे जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे करने पड़ते हैं, रिपीटिंग नेचर के हैं, जैसे कि अपने स्टाफ को सैलरी देना, पेंशन्स देती है गवर्नमेंट तरह तरह की, अगर लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पे करना, एजुकेशन पे खर्चा करना, डिफेंस पे खर्चा करना, हेल्थ पे खर्चा करना, ये सारे खर्चे गवर्नमेंट के रेगुलर टाइप के खर्चे हैं, जिन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दे सकते हैं। और क्या खासियत थी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना तो उससे कोई एसेट क्रिएट हुई, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया पर गवर्नमेंट के पास कोई एसेट नहीं आई, और इस खर्चे को करके गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हुई। ठीक है जी। तो ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे एसेट और लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने खर्चा किया, पर खर्चा करने से ना तो आपके पास एसेट क्रिएट हुई, ना ही आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। दूसरा फीचर, ये रिपीटिंग और रैकरिंग नेचर का खर्चा है। जनरली बिजनेस अपनी जो गवर्नमेंट है अपनी फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग चलानी है, उस पर जो खर्चा करती है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि हम भी अपनी डेली लाइफ में जो खाने पीने का खर्चा है, बच्चों की फीस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर बिल है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन गाड़ी खरीद लेना, घर खरीद लेना, ठीक है, या बैंक से लोन जो लिया था उसे पे कर देना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, जिससे आपकी या तो एसेट बढ़ेगी या फिर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। लेकिन अगर आपने कपड़े ले लिए, या फिर आपने घर के लिए राशन ले लिया, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, वाटर बिल पे कर दिया, बच्चों के ट्यूशन फीस पे कर दी, स्कूल फीस पे कर दी, ये कैसे हैं? ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करा जाता है, और ये आपके पास कोई एसेट क्रिएट नहीं करता, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। सिमिलरली गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यही है। तो 4 इसके बारे में हमने बातें बताई, ना तो इससे कोई एसेट क्रिएट होती है, ना लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। रिपीटिंग नेचर के खर्चे हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है गवर्नमेंट की, वो ऑपरेट करने के लिए करा जाता है। एग्जांपल, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, हेल्थ पे करा हुआ खर्चा, एजुकेशन पे करा हुआ खर्चा, डिफेंस पे करा हुआ खर्चा, स्टेट्स को ग्रांट्स देना, यानी थोड़े बहुत हेल्प प्रोवाइड करना किसी तरीके की, क्योंकि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। हम यहाँ पर जिस बजट की बात कर रहे हैं वो है यूनियन बजट, और यूनियन बजट वो बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। अदरवाइज हमने आपको ये भी बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी बजट बनाती है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन बजट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। फिर बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो ये वो खर्चे हैं जो रेगुलर बेस पे नहीं करे जाते, जैसे कि हमने बताया, घर खरीद लिया आपने, ठीक है, गाड़ी खरीद लिया आपने, ठीक है, या फिर आपने एक फार्म हाउस परचेज कर लिया, या फिर आपने अपने लिए एक ऑफिस परचेज कर लिया। इससे क्या हुआ? एसेट बढ़ गई आपकी, ठीक है, या फिर आपने लोन लिया था बैंक से, वो वापस कर दिया, तो यहां पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, बट या तो उससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है, या फिर आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज नहीं, लाइबिलिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है इस खर्चे से, राइट। अब इसका फीचर क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है, ये रेगुलर बेस पर नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं है, इससे कैपिटल स्टॉक ऐड होता है। कैपिटल स्टॉक मतलब एसेट क्रिएट होती है कंट्री के अंदर। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? रोड बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, मशीन परचेज कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है। ये सारे खर्चे एसेट क्रिएट करते हैं। रेगुलर बेस पे तो कॉलेज नहीं बनाना पड़ेगा ना, रोज रोज आपको अस्पताल की कंस्ट्रक्शन तो नहीं करनी पड़ेगी ना। हाँ, उसमें दी जाने वाली सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अस्पताल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, रोड बनाना, ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है, इससे गवर्नमेंट के, अगर आप पर्सपेक्ट से बात करें, इकोनॉमी के पर्सपेक्ट से बात करें, तो देश के अंदर एसेट क्रिएट हो रही है, जिसे कहते हैं कैपिटल स्टॉक ऐड करना, यानी एसेट क्रिएट करना।
राइट तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं क्लियर हो गया हो, और इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस इतना ही इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिसिट की। तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमने पार्ट 2 में गवर्नमेंट की रिसिप्ट देख ली कि गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आता है। अभी हमने आपको ये बता दी कि गवर्नमेंट अपने पैसे कहां का खर्च करती है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करके ये देखेंगे कि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है या नुकसान। देखिए जो गवर्नमेंट बजट है वो 3 तरीके का हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के खर्चे यानी जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर होते हैं गवर्नमेंट के रिसिप्ट के, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। बजट बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस बजट। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो और रिसिप्ट ज्यादा हो, राइट, रिसिप्ट ज्यादा हो, और अगर रिसिप्ट ज्यादा हो खर्चे कम हो, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट, यानी गवर्नमेंट को फायदा हो गया। व्हाट इज डेफिसिट बजट? अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट से, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं तो बैलेंस सिचुएशन में है। आपके पास कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, तो आप सरप्लस में आप सेव कर पा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है अगर हमारे देश की बात करी जाए तो। डेफिसिट कब होता है? जब आपके खर्चे ज्यादा हो और आपकी रिसिप्ट कम हो, क्योंकि जो भी है हमारे देश में अभी तक यही पिक्चर है। ऐसा सरप्लस बजट तो देखने को नहीं मिला अगर हम बात करें तो। बैलेंस बजट भी दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो बैलेंस बजट की कोई पिक्चर नहीं है फिलहाल हमारे देश में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स भी जाकर चेक करें तो हमारे देश में ज्यादातर डेफिसिट ही देखने को मिला है, तो इसलिए आपको पढ़ाया भी डेफिसिट ही जा रहा है, राइट। और डेफिसिट के क्या नुकसान होंगे और कैसे उनको ठीक करा जा सकता है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, राइट। तो अगर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के बराबर है तो बैलेंस बजट, रिसिप्ट ज्यादा है तो सरप्लस बजट, और अगर रिसिप्ट कम है, खर्चे ज्यादा हैं, जैसा कि हमने यहां लिख कर दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से, बजट डेफिसिट, यानी जो आप प्लानिंग कर रहे थे वो आपके नुकसान में है। यानी आपका खर्चा है 2 करोड़ और आपकी रिसिप्ट है मान लीजिए 1.7 करोड़, यानी आपको 0.3 करोड़ जो है वो कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, यानी लोन वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। आपके खर्चे ज्यादा हैं। अब खर्चे में भी हमें पता है 2 तरीके के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए बजट को भी 2 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड करा गया। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट देखा गया, यानी ये देखा गया क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने रेगुलर खर्चे पूरे कर पा रहे हो। हाँ भाई, अगर एसेट्स वगैरह परचेज करनी है तो कई बार पैसे की कमी पड़ जाती है, और एसेट खरीदने के लिए तो बोरो करना भी पड़ जाता है ना। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है तो बोरो करना भी पड़ सकता है। लेकिन हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं क्या आपके पास घर चलाने के लिए इनफ पैसा है कि नहीं है। सेम वही बात आती है रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो रेगुलर खर्चे हैं वो ज्यादा हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, इसका मतलब आप डेफिसिट में हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट ऑब्वियसली अगर ये इक्वल होते तो सरप्लस आपके पास बैलेंस्ड होता, लेकिन अगर आप यहां सिचुएशन देखेंगे तो यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी जो गवर्नमेंट के पास रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट हो रही है वो कम है कंपैरेटिवली, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, राइट। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट के पास अपने रेगुलर खर्चे पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं है, राइट। अब इसका क्या इंप्लीकेशन, क्या इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट इनेबल है, अपने रेगुलर खर्चे भी मीट नहीं कर पा रही। आप खुद देखिए ना, ऐसे बंदे को कैपिटल मतलब लोन देना कितना मुश्किल हो जाएगा जिसके पास अपने रेगुलर खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक है, आप मेरे से एसेट के लिए लोन लेने आए, एक अलग बात है, आपको अपना क्या कहते हैं एक ऑफिस परचेज करना है या अपने फार्म हाउस परचेज करना है या घर परचेज करना है। बट जहां मैं देख रही हूं कि आप अपने जो रेगुलर खर्चे हैं, जो आपके महीने के खर्चे हैं वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बंदे को लोन देते हुए भी थोड़ी बहुत घबराहट होगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट यही इंप्लीकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चों को भी मीट नहीं कर पा रही है, और क्योंकि आप अपने खर्चों को मीट नहीं कर पा रहे हो तो जो आपके पास सेविंग पड़ी हुई है उसको आप यूज कर रहे हो, दैट इज गवर्नमेंट डिस सेविंग। यानी अगर बैंकों में मैंने पैसा जमा करा रखा था, अब क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मेरी रिसिप्ट कम है तो मुझे यहां से पैसा निकालना पड़ेगा, दैट इज नोन एज नेगेटिव सेविंग, या फिर आप कह सकते हैं डिस सेविंग। या फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अगर सेविंग नहीं है तो बाहर से बोरो करना पड़ेगा, वो भी अपने रेगुलर खर्चों के लिए,
ठीक है ना, मतलब रोजाना के खर्चों के लिए, बच्चों की फीस पे करने के लिए या घर के लिए राशन भरने के लिए अगर मैं लोन लेके आ रही हूँ तो कितनी अजीब बात है। तो बिल्कुल वही बात है रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चों के लिए यानी स्टाफ को सैलरी देने के लिए या फिर जो भी एजुकेशन पर, हेल्थ पर जो रेगुलर खर्चा होता है उन खर्चों के लिए अगर बोरो कर रही है, इट्स अ बैड साइन फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री समहाउ, राइट। उसके बाद बोरोइंग फर्दर इंक्रीज इंटरेस्ट बर्डन। अब देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, इस खर्चे के अंदर इंटरेस्ट का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है, लोन पर लिया गया इंटरेस्ट। अभी आपका डेफिसिट है मान लो 2 लाख रुपए का, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका 10 लाख रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आपके पास 8 लाख रुपए की रिसिप्ट है, ठीक है जी। तो आपके पास 2 लाख रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है, ये 2 लाख रुपए आप लोन ले लेते हैं। अब आपने क्योंकि लोन ले लिया है तो अगले साल क्या होगा, इस 2 लाख का इंटरेस्ट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जुड़ जाएगा, है ना, यानी अगली बार ये डेफिसिट और बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप में फंसना, यानी आप कहीं ना कहीं इस चंगुल में फंसते चले जाएंगे। देखिए आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी आप इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड आप पे कर रहे थे। अब आप इसको माइनस करके 2 लाख रुपए का आपने बोरो किया, 2 लाख बोरो किया तो अगले साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा, क्यों, उसमें इस 2 लाख का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा करते करते ये सीरीज बनती जाएगी और कहीं ना कहीं आप डेब्ट ट्रैप में क्या हो जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो जाता है इकोनॉमी के लिए कि अगर आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर दी इकोनॉमी। अब क्या मेजरमेंट आप ले सकते हैं, क्या तरीके हैं जिससे आप ये चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो यही एक बेस्ट तरीका है। देखिए अगर आप वैसे नॉर्मल बात करें तो गवर्नमेंट ये वाला जरिया इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, पेनल्टीज बढ़ा देती है, फाइन्स बढ़ा देती है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है, पहला तरीका तो ये है। पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो फालतू के एक्सपेंडिचर्स है ना, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप एक घरेलू एक इंसान होने के नाते भी सोचिए कि अगर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे तो आप इस डेफिसिट को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। हम यही सही तरीका समझेंगे, ये नहीं कि हम अभी जॉब कर रहे हैं तो हम 3 जगह और अपने आप को इंडल्ज कर लें कि नहीं हमारे को अपने पैसे कमाने ज्यादा कर देने चाहिए, हमें रात को भी काम करना चाहिए, दिन को भी काम करना चाहिए, थोड़ा ना तरीका है। हमें अपने खर्चे अपने अकॉर्डिंग करने चाहिए जो हमारी रिसिप्ट है। तो 2 ही मेजर है इसमें, या तो गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट बढ़ाए, ये तरीका है इस डेफिसिट को डील करने का, या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या जहां पर भी अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी खर्चे करे जाते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तभी वो इस डेफिसिट पे कंट्रोल पा सकती है, राइट। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। तो सबसे पहला था आपका बजट डेफिसिट, फुल बजट डेफिसिट, वो क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपके पास टोटल रिसिप्ट, उसी का आप यहां पर दूसरा नाम देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहला प्राइमरी डेफिसिट, हमने आपको सबसे पहले बताया रेवेन्यू डेफिसिट, अब हम आपके पास बता रहे हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बजट डेफिसिट से अलग कैसे है, फिस्कल डेफिसिट में लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब आपको पता है जब हम रिसिप्ट की बात करते हैं तो 2 तरीके की रिसिप्ट आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और जब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट ये सब आता है। तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट में क्या करा गया, खर्चे तो सारे लिए गए हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, लेकिन रिसिप्ट में ना बोरोइंग को छोड़ के देखा गया है कि हमें पैसे कहां से मिल रहे हैं, यानी एसेट बेचकर कितने मिल रहे हैं, या हमारा लोन रिकवर हुआ उसके कितने मिल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग से कितने मिल रहे हैं, वो वाली रिसिप्ट्स ली गई हैं, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करा गया। तो अगर आपके पास 15 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है और 12 लाख रुपए की आपकी रिसिप्ट है, तो 3 लाख रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया। और ऐसा माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग अमाउंट। आपके पास डेफिसिट तो है, यानी आपको ये 3 लाख रुपए अरेंज करने हैं, बिकॉज आपका टोटल खर्चा 15 लाख का है, पर आपकी जो टोटल रिसिप्ट है अदर देन बोरोइंग को छोड़कर आपकी जो कमाई है वो है 12 लाख, है ना। बोरोइंग तो बाद में ही डिसाइड होती है ना। तो 15 लाख खर्चा है, 12 लाख रुपए की मेरी कमाई है, 3 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, ये 3 लाख रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, बोरो। तो बहुत बार फिस्कल डेफिसिट को क्या माना जाता है, बोरोइंग माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में कभी बोरोइंग दी हो, दैट इज नथिंग बट द फिस्कल डेफिसिट, यानी उतना ही आपका डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, और वही आपको क्या करना पड़ रहा है, बोरो करना पड़ रहा है। इंप्लीकेशन क्या है, देखिए डेब्ट ट्रैप में आप फंस जाएंगे। आपने बोरो किया, अगली बार क्योंकि आपका बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट
टोटल एक्सपेंडिचर में ही जुड़ा हुआ है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर पहले साल के मुकाबले और बढ़ जाएगा, फिर आपको और बोरो करना पड़ेगा क्योंकि आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से और ज्यादा हो गया, फिर आपको फिर बोरो करना पड़ेगा। फिर आपने 3 लाख पहले बोरो करे थे, अगले साल मान लो आपने 5 लाख बोरो करे, अब 8 लाख बोरो हो गए, उसका इंटरेस्ट फिर इसमें जुड़ गया। जैसे जैसे आप लोन लेते जा रहे हैं आप टोटल एक्सपेंडिचर और बढ़ाते जा रहे हैं, यानी आप इस जगह से बाहर नहीं आएंगे, आप इस चीज में फंसते जाएंगे जिसको हमने बताया डेब्ट ट्रैप। तो फिस्कल डेफिसिट का जो सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है, सबसे बड़ा इफेक्ट है, दैट इज अ डेब्ट ट्रैप। दूसरा है इन्फ्लेशन। ये बहुत बार पेपर में आता है 1 नंबर में। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो नहीं करती है पैसा, नई करेंसी प्रिंट कर देती है। अब नई करेंसी प्रिंट करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन आता है। अरे नई करेंसी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन कैसे आ गया? क्योंकि गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट कर रही है तो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो यानी इनकम जो है आप एक तरीके से इंजेक्ट कर देंगे, वो जो करेंसी है वो जनरेट हो जाएगी उसके अंदर। जब आपके पास वो करेंसी इकोनॉमी में जाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, यही तो इन्फ्लेशन का कारण होता है। इससे पहले के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले में, राइट। तो जब नई करेंसी प्रिंट होती है तो वो करेंसी जो है वो खर्च करेगी गवर्नमेंट और वो इकोनॉमी में जाएगी, इकोनॉमी में जाएगी, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर आप बात करें तो ऐसा भी होता है कि आप इन पैसों के लिए यानी जो ये डेफिसिट आपके पास है 3 लाख का या 3 करोड़ का जो भी चीज है, उसके लिए आप फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगी, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। तो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड होना पड़ जाता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और डेफिनेटली ये जो आपके बोरोइंग्स हैं, ये जो आपके खर्चे हैं, इंटरेस्ट बर्डन का खर्चा या बोरोइंग्स हैं, ये आपकी फ्यूचर ग्रोथ को रोक रहा है। जो इंसान बोरोइंग पे चलता है डियर, उसको आप कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते नहीं देखेंगे। हम ये नहीं कहते कि बोरो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के अंदर है कि बोरो करना है। अगर आप बोरोइंग ही करते रहेंगे तो जो आपकी इनकम का मेजर पोर्शन है वो इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, है ना। तो आप जितना परचेज कर सकते हैं, जितना बाय कर सकते हैं, उस कैपेसिटी में रहकर ही आपको लोन लेना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट बर्डन तो चुकाएं लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन ना हो कि वो आपकी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो खा जाए और आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव ना कर पाए। सोर्सेज क्या है फिस्कल डेफिसिट के, यानी कहां से ये डेफिसिट पूरा करा जाता है? या तो गवर्नमेंट बोरो करती है या नई करेंसी प्रिंट करती है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब लास्ट है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करा जाता है, जो ये फिस्कल डेफिसिट आपके पास आया, लाइक ये 3 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं कि मेरे टोटल खर्चे हैं 15 लाख और टोटल रिसिप्ट है मेरी 12 लाख। अपने घर का ये एग्जाम्पल ले लीजिए, 15 लाख रुपए का खर्चा है साल भर का और मेरी साल भर की 12 लाख रुपए की कमाई है, 3 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। अब हम एग्जैक्टली ये जानना चाहते हैं, जो ये 3 लाख रुपए हमें बोरो करने पड़ रहे हैं, इस 3 लाख रुपए में से कितना पोर्शन पुराने लोनों का इंटरेस्ट देने में चला जाएगा? क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर के ही तो 3 लाख बचे हैं, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर से ही तो आए हैं 3 लाख रुपए। तो ये जो 3 लाख रुपए हमारे आए हैं, ये 3 लाख रुपए में से इंटरेस्ट बर्डन कितना पे करने पे चला जाएगा? तो वही चीज आपके पास प्राइमरी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट। दैट मीन्स जो हम बोरो करने वाले हैं 3 लाख रुपए, उसमें से कितना पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। उसके बाद का जो लोन है दैट इज व्हाट प्राइमरी डेफिसिट। यानी आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें से मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है, तो 1.5 लाख रुपए ही आप अपने बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। तो दैट इज व्हाट प्राइमरी डेफिसिट। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।